हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग चैप्टर को समझने वाले हैं। चैप्टर 2 मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। वो ऐसी कौन सी एक अकेली प्रोसेस है जिसके बिना इस धरती पर किसी भी स्पीशीज का, किसी भी प्रजाति का अस्तित्व ही नहीं रह सकता? सोचिए। इसी सवाल का जवाब हमारे आज के टॉपिक का फाउंडेशन है। और वो जवाब है जनन यानी रिप्रोडक्शन। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करता है। ये सिर्फ एक नया जीव बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी प्रजाति का वजूद कायम रहता है। तो सवाल उठता है कि ये रिप्रोडक्शन इतना जरूरी है क्यों? इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, इसी से प्रजातियों की कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरा, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो माता पिता से बच्चों तक इसी के जरिए ट्रांसफर होती है। और तीसरा, रिप्रोडक्शन से आती है वेरिएशन यानी विविधता, और यही वेरिएशन आगे चलकर एवोल्यूशन यानी विकास का आधार बनती है। अब देखिए, किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन हो, उसके पीछे कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रोसेसेस काम करते हैं। जैसे डीएनए की कॉपी बनना, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, फिर सेल का डिवाइड होना, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का बनना, और फिर इन सबसे मिलकर एक नए जीव का डेवलप होना। ये सब सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। ऑलराइट, तो जनरल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब फोकस करते हैं स्पेसिफिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग सफर है जिसमें एक के बाद एक कई स्टेप्स शामिल हैं। चलिए इन घटनाओं के सीक्वेंस को देखते हैं। इस स्लाइड पर जीवन के सफर का पूरा रोड मैप है। ये सफर शुरू होता है गैमेटोजेनेसिस से, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने से। इसके बाद आता है इंसेमिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। उसके बाद इम्प्लांटेशन मतलब भ्रूण का गर्भाशय से जुड़ना, फिर जेस्टेशन यानी पूरी गर्भावस्था, और आखिर में पार्चुरेशन यानी प्रसव के साथ एक नए जीवन का इस दुनिया में आना। अब इतना लंबा प्रोसेस, एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चिंता की कोई बात नहीं, इसके लिए एक सुपर इजी मेमोरी ट्रिक है, GIPIF। जी से गेमीटोजेनेसिस, I से इंसेमिनेशन, F से फर्टिलाइजेशन, I से इम्प्लांटेशन और P से पार्ट्यूरेशन। सिंपल। ठीक है, तो प्रोसेस तो समझ आ गया, पर ये सब करता कौन है? इसके लिए हमारे शरीर में हैं स्पेशल ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनको हम इनके काम के आधार पर 2 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन्हें हम गोनैड्स भी कहते हैं। इनका काम बड़ा सिंपल है। 2 मेन काम हैं इनके। पहला, गैमीट्स यानी युग्मक बनाना, मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवा। और दूसरा, सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना। और फिर आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये अंग ना तो गैमेट्स बनाते हैं और ना ही हार्मोन्स। इनका काम सिर्फ एक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करना, जैसे गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये बेसिकली सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह हैं। ये स्लाइड तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी दोनों के बीच का डिफरेंस। जरा ध्यान से देखिए इस टेबल को। प्राइमरी ऑर्गन्स गैमेट्स भी बना रहे हैं और हार्मोन्स भी, जबकि सेकेंडरी ऑर्गन्स ना गैमेट्स ना हार्मोन्स, बस ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट में मदद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों पर हार्मोनल कंट्रोल भी अलग अलग तरह का होता है। चलिए अब और डीप डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पहले हिस्से से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें सबसे मेन तो है अ पेयर ऑफ टेस्टीज, यानी एक जोड़ी वृषण, जहां स्पर्म्स बनते हैं। इनके अलावा हैं एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और पीनस। ये सब मिलकर सिस्टम को पूरा करते हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, -2.5 डिग्री C। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये वो बहुत ही क्रूशल टेम्परेचर डिफरेंस है जो स्क्रोटल सैक मेंटेन करता है। मतलब शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से 2.5 डिग्री कम। और ये तापमान हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एब्सोल्यूटली एसेंशियल है। ठीक है, बाहर से तो देख लिया, अब जरा टेस्टीज के अंदर झांक कर देखते हैं। चलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। 250, सोचिए जरा,
हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स या वृषण पालिकाएं कहते हैं। ये एक तरह से स्पर्म बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सुपर इंपॉर्टेंट तरह की सेल्स होती हैं। पहली है जर्म सेल्स, जो एक्चुअली में स्पर्म्स बनाती हैं, और दूसरी हैं सर्टोली सेल्स, जिनका काम है इन बनते हुए स्पर्म्स को न्यूट्रिशन और सपोर्ट देना। अच्छा, इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या ज़्यादा कॉमनली लेडिक सेल्स, और इनका एक ही बड़ा काम है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाना और सिक्रीट करना। ऑलराइट, तो स्पर्म बन तो गए, पर अब आगे क्या? उनका सफ़र कैसा होता है? चलिए अब उनके पूरे पाथवे को ट्रेस करते हैं और रास्ते में आने वाली इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को समझते हैं। तो एक स्पर्म का सफ़र एक पूरी जर्नी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शुरू होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर रेटे टेस्टिस नाम के एक नेटवर्क में जाती है, वहां से वासा एफरेंशिया के जरिए एपिडिडमिस में पहुंचती है, फिर वास डेफरेंस से होते हुए आखिर में यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है। ये बिल्कुल एक वेल प्लान्ड हाईवे की तरह है। अब इस सफ़र में स्पर्म्स अकेले नहीं होते, उनकी मदद के लिए 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, जो एक फ्लूइड है। ये फ्लूइड स्पर्म्स को एनर्जी देने के लिए फ्रक्टोज से भरपूर होता है और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, सब लोग ध्यान दीजिए, ये स्लाइड 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सर्टोली मतलब न्यूट्रिशन, लेडिग मतलब टेस्टोस्टेरोन, एपिडिडमिस का काम है स्टोरेज और मैचुरेशन, और फ्रक्टोज वो है सेमिनल फ्लूइड में एनर्जी का सोर्स। इन पॉइंट्स को बिल्कुल रट लीजिए। और लीजिए एक और सुपर मेमोरी ट्रिक। पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स को याद रखने के लिए बस ये शब्द याद रखिए, SLATE। S से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, L से लेडिक सेल्स, A से एक्सेसरी ग्लैंड्स, T से टेस्टिस, E से एपिडिडमिस और P से पीनिस। इजी पीजी। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी डिटेल में समझा, पर एक पल रुक कर सोचिए, क्या ये अमेजिंग नहीं है कि कैसे करोड़ों सेल्स और इतने सारे ऑर्गन्स एक परफेक्ट हार्मनी में एक दूसरे के साथ मिलकर सिर्फ एक मकसद के लिए काम करते हैं, जीवन को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए। इस पर सोचिएगा जरूर।